हेलो फ्रेंड्स। तो हम सब ने पिछली वीडियो में पढ़ा सेंटेंस को और नाउन एंड नंबर्स को पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर नाउन एंड केस। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि नाउन और नाउन के केस को हम कैसे कितने प्रकार के होते हैं, क्या डिफाइन है इसका पूरा आप ताकि समझ पाएँ। तो वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि इस नाउन एंड केस के बारे में। तो चलिए आपको हम पूरा यहाँ पर समझाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन केस जो आपका होता है ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। सबसे पहला जो आपका होता है सब्जेक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव केस। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस इसे कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका हो जाएगा पोसेसिव जेनेटिव केस। इसके दो नाम है फ्रेंड्स, आप यहाँ से आप याद कर सकते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम एक को पहले डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपका ये सब्जेक्टिव केस को हम डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस आप यहाँ से देख सकते हैं, द केस इन विच दिस मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इन वर्क एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केसेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक एग्जांपल आएगा, राम गिव मी अ पेन। अब हिंदी में बात करें तो आपको हिंदी में मैं समझा दूँ इसे डिफिनीशन का मतलब हिंदी में क्या होता है। तो वह केस जिसमें वाक्य के किसी मुख्य क्रिया को वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के विषय में के रूप में काम करता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक बार फिर से फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, वह केस जिसमें वाक्य के मुख्य क्रिया को वाक्य के संज्ञा व सर्वनाम के विषय के रूप में काम करता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, राम ने मुझे एक कलम दी, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अगले पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस भी सेम यही डिफिनीशन आपकी होगी जो कि सब्जेक्टिव केस की है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं एक बार आपको बोल दे रहा हूँ, द केस इन विच द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इन वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नाउन प्रोनाउन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल भी इसका ही सेम हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपका तीसरे नंबर पे आता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस किसे कहते हैं तो आप यहाँ से हम आपको बताएंगे इसकी पूरी डिफिनीशन। तो पॉजेसिव केस होता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन टू शो पोजीशंस अनदर नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। एक बार फिर से फ्रेंड्स, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन टू शो पॉजेसिव अनदर नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। तो हिंदी में आपको मैं बता दूं इसको, जब एक संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या वाक्य के सर्वनाम को दिखाने के लिए होता है तो उसे अधिकार प्राप्त मामला कहा जाता है फ्रेंड्स। ये इसकी पॉजेसिव केस की डिफिनीशन हो गई। जैसे यहाँ पर इसकी एग्जांपल एक लिख लीजिए, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर पॉसेसिव केस जो होगा आपका माई होगा फ्रेंड्स। ये जो माई है आपका पॉजेसिव केस हो जाएगा। तो इसके रूल के बारे में आपको बताएं तो इसके रूल में कम से कम 12-13 रूल्स हैं इसके। तो एक एक करके हम बताएंगे। कुछ रूल इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, कुछ रूल अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए आपको रूल के बारे में चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ पॉजेसिव केस। इसका रूल नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा आपका, जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करना चाहता है तो हम अपोस्ट्रोफीज का प्रयोग करते हैं। अपोस्ट्रोफी मतलब जो ऐसे इंसान होता है उसे अपोस्ट्रोफियस कहते हैं, ऐसे लगा देते हैं। फिर से एक बार, जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करना चाहता है तो हम अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं। ये रूल नंबर 1 हो गया। और जब किसी सजीव वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु पर अधिकार प्रकट किया जाता है तो हम अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं। दोनों रूल सेम हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे जब किसी निर्जीव वस्तु पर अधिकार प्रकट करना होता है तो हम
प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। मतलब सजीव वस्तु के लिए हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे और निर्जीव वस्तु के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ का। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं फ्रेंड, जैसे राम बुक, यहाँ पर देखिए अपॉस्ट्रोफी यस, यहाँ पर सजीव है तो यहाँ पर राम्स बुक। देखिए मोहन पेन, मोहन सजीव है तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस। द लेग ऑफ टेबल, मतलब जो टेबल का जो पैर होता है वो निर्जीव है तो यहाँ पर आपका ऑफ का प्रयोग हुआ। उसके बाद द फैन ऑफ दिस रूम, यहाँ फैन आपका निर्जीव है तो यहाँ पर आपका ऑफ का प्रयोग हुआ। तो चलते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 2 आपका आता है। तो इस रूल नंबर 2 में हम आप देखेंगे कि जब किसी प्लूरल कॉमन नाउन पर अधिकार प्रकट करना होता है और उसके अंत में एस लगा होता है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ही लगाया जाता है। जैसे जब किसी, फिर से आप देख लीजिए, जब किसी प्लूरल कॉमन नाउन हो, उस पर अधिकार प्रकट करना होता हो और उसके अंत में यस लगा होता है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यस लगाया जाता है। जैसे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर देखिए पहले से यस लगा है, यहाँ पर भी लगा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे बस फ्रेंड्स। यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा बस, क्यों, चूँकि यहाँ पर यस देखिए पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, उसके बाद हॉस्टल लिख देंगे बस। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया फ्रेंड्स। चलते हैं अगले रूल पर। तो आपका अगला रूल निकल के आता है, एक नोट और लिख लीजिए आप फ्रेंड्स। जैसे परंतु जब किसी प्लूरल कॉमन नाउन, अगर प्लूरल कॉमन नाउन जिसके अंत में यस ना लगा हो तो उस पर अधिकार प्रकट करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई प्लूरल नाउन हो तो उस पर यस ना लगा हो तो हम उस पर अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे। जैसे मेन पीपल, यहाँ पर नहीं लगा तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर वोमेन, यहाँ पर यस लगा है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस। चिल्ड्रेन पे अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 आपका आता है, यदि किसी वाक्य में किसी बड़े सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यदि किसी वाक्य में किसी बड़े सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो हम उस बड़े सब्जेक्ट के सबसे अंत में आने वाले शब्द पर अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके अधिकार प्रकट करते हैं। एक बार फिर से फ्रेंड, यदि किसी वाक्य में किसी बड़े सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो हम उस बड़े सब्जेक्ट के सबसे अंत में आने वाले शब्द पर अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करके अधिकार प्रकट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, द नवाब ऑफ रामपुर, मतलब ये आपका बड़ा सब्जेक्ट हो गया, इतना लंबा सब्जेक्ट, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। जैसे द नवाब ऑफ रामपुर, तो यहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहीं पर यही ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो आपका पूरा बड़ा वाला सब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस में जो आपको बड़ा सब्जेक्ट आए वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता है। ये सब प्रोनाउंसिएशन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर पूरा सेम वही सेंटेंस रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना बड़ा जो आपका है ये पूरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपका अपॉस्ट्रोफी यस लग जाएगा। इस रूल नंबर 3 में यही आपको बताया गया है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले रूल पर, रूल नंबर 4 पे। जब किसी वाक्य में 2 नाउन का प्रयोग किया जाए, जब किसी वाक्य में 2 नाउन का प्रयोग किया जाए और सब्जेक्ट की तरह किया जाए, और जब किसी वाक्य में 2 नाउन का प्रयोग किया जाए और सब्जेक्ट की तरह किया जाए, उनमें एक घनिष्ठ संबंध हो, दोनों में एक घनिष्ठ संबंध हो तथा उन दोनों के माध्यम से किसी एक ही वस्तु पर अधिकार प्रकट किया जाए, दोनों ही नाउन के माध्यम से किसी एक ही वस्तु पर अधिकार प्रकट किया जाए, तो हम सदैव क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम सदैव दूसरे नाउन पर जो कंपाउंड वर्ड के रूप में होंगे अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे, उन पर अधिकार प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, राम एंड सीता लाइफ इज इंजॉयबल, मतलब ये दोनों पर, इनकी जो इंजॉयबल है यहाँ पर दोनों पर निर्भर है, राम और सीता दोनों पर निर्भर है। तो यहाँ पर कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस प्रयोग करेंगे, राम एंड सीता के जस्ट तुरंत बाद यहाँ पर आपका अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग होगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा, सुलैखला एंड श्रीनाथ, सुलैखला एंड श्रीनाथ स्वीट्स आर वेरी टेस्टी, यहाँ पर दोनों, मतलब ये टेस्टी है यहाँ पर निर्भर दोनों पे कर रहा है। जैसे सुलैखला एंड श्रीनाथ दोनों पे यहाँ पर ये मीठा दोनों को लग रहा है तो ये दोनों पर निर्भर हो रहा है। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यस कहाँ लगेगा, आपको श्रीनाथ के जस्ट बाद, मतलब दोनों के जस्ट बाद आपका अपॉस्ट्रोफी यस लग जाएगा। तो अगले रूल पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला रूल आपका निकल कर आता है, यदि किसी वाक्य में केस इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाए,
तो हम अधिकार प्रकट करने के लिए उस केस इन अपोजिशन पर ही एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अधिकार प्रकट करते हैं। क्या समझा फ्रेंड आपने? तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, यदि किसी वाक्य में केस इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाए तो हम अधिकार प्रकट करने के लिए उस केस इन अपोजिशन पर ही एपोस्ट्रोफी एस लगाकर अधिकार प्रकट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाउस इन बिग, तो आपका यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा? यहाँ पर इंडिया के साथ आपका एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर देखिए, आई मेट गोविंदा द एक्टर सेक्रेटरी यस्टरडे, तो यहाँ पर आपका कहाँ लगेगा? एक्टर पास लग जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। तो चलिए अगले रूल पर चलते हैं आपके। तो अगला रूल आपका निकल के आता है रूल नंबर 5। तो आपका ये रूल निकल के आता है, जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग मटेरियल नाउन की तरह किया जाता है, जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग मटेरियल नाउन की तरह किया जाता है तो वह सदैव सिंगुलर कॉमन में होगा, परंतु जब इनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह ही किया जाएगा तो वह सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर में प्रयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो एक बार आपको मैं फिर से रूल को आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग मटेरियल नाउन की तरह किया जाता है, मतलब कॉमन नाउन का प्रयोग अगर आप मटेरियल नाउन की तरफ करेंगे तो वह सदैव सिंगुलर कॉमन में होगा, तो वह चेंजिंग जो है आपका सिंगुलर कॉमन में ही होगा, परंतु जब इनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह ही किया जाए, सिर्फ कॉमन नाउन की तरह किया जाए, तो वहाँ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर में प्रयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर 1000 ब्रिक्स इन द फील्ड। या तीसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रिक इन द हाउस। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो अगले रूल पे चलते हैं हम। जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में शिकार के अर्थ में किया जाए तो वो कॉमन नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होगा, परंतु जब उनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह ही किया जाए तो सिंगुलर होने पे सिंगुलर व प्लूरल होने पे प्लूरल कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर से, जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में शिकार के अर्थ में किया जाए तो वो कॉमन नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होगा, परंतु जब उनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह ही किया जाए तो सिंगुलर होने पे सिंगुलर व प्लूरल होने पे प्लूरल में करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका हो गया छठा रूल। इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। द किंग वेंट टू हंट एलिफेंट इन द जंगल, देयर आर मेनी टाइगर्स इन द जंगल। तीसरा हो जाएगा आपका देयर इज एन ब्यूटीफुल एलिफेंट इन द जंगल। ये आपके 3 एग्जाम्पल हैं, आप तीनों लिख लीजिए। तो अगला रूल से 7वें रूल से हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। वहाँ पर जो भी रूल बचे हैं 3, 4, 5 जो भी हैं उस अगले वीडियो में मैं आपको वहाँ पर पूरा कर दूँगा। तो आप इस वीडियो को आप यहाँ तक पूरा कर देखें तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी रूल ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपके क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर ज़रूर दूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पर आपका टेक्निकल दीपक नाम से है, यहाँ पर आप सर्च में लिखेंगे @टेक्निकल दीपक, तो आपका मेरी आईडी आप खुल जाएगी, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे वहाँ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आप मुझसे इसी नाम से आपका एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से टेक रिलेटेड वीडियो भी आती रहती हैं हमेशा। उसके बाद यहाँ इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी डेली बेसिस पे जो भी कंटेंट है वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद आप इस फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझसे इसी नाम पे आप मुझसे मिल सकते हैं फ्रेंड्स, बात कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली बेसिस पे अच्छी से अच्छी स्टडी आप कर सकें अपने घर बैठे आराम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।